चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन की हॉर्न सुनते ही मैं अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म के बेंच से उठा और ट्रेन के लगते ही ट्रेन में चढ़कर एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का इंतज़ार करने लगा। दरअसल काफ़ी दिनों से मेरे एक दोस्त प्रकाश की चिट्ठी मुझे मिल रही थी, जिसमें प्रकाश मुझे बार बार यही कह रहा था कि उसकी पोस्टिंग आसाम के एक छोटे से गांव में हुई है, जहां का वातावरण काफ़ी अच्छा है। बड़े बड़े पहाड़, चारों तरफ हरियाली और चाय के बगान, जिस कारण प्रकाश अपनी चिट्ठी में बार बार मुझे ये सब लिख रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए उसके पास जाकर इन सब नज़ारों का लुत्फ़ उठाऊं। जिस कारण कुछ दिन सोच विचार करने पर मैंने उसके सुझाव को मान लिया और मैं आज आसाम के उस गांव के प्रकाश के पास जा रहा हूं। खैर करीब 10 मिनट के बाद ट्रेन खुल गई। ट्रेन के खुलते ही मैंने जब अपने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था सुबह के 12 बजे का, और अगर ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं शाम के 7 बजे तक प्रकाश के घर पहुंच जाऊंगा। काफ़ी दिनों से मैं कहीं गया भी नहीं था। दरअसल मैं एक लेखक हूँ और मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ। करीब 6 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद मैं आसाम के उस छोटे से गांव के स्टेशन पर उतरा तो वो स्टेशन काफ़ी छोटा था और इक्का दुक्का लोग उस स्टेशन पर दिखाई पड़ रहे थे। खैर मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक रिक्शे वाले को जाकर कहा, भाई साहब डॉक्टर प्रकाश के घर चलेंगे? दरअसल प्रकाश पेशे से डॉक्टर है और उसने कुछ ही दिनों में गांव में अपना छोटा सा काफ़ी नाम बढ़ा लिया है, जिस कारण इस छोटे से गांव में सभी लोग उसे जानते हैं। मेरे ये बोलते ही रिक्शे वाले ने कहा, हाँ बाबू साहब बैठिए, मैं आपको प्रकाश बाबू के यहाँ छोड़ देता हूँ। उस रिक्शे वाले के इतना बोलते ही मैं चढ़कर उसके रिक्शे पर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस रिक्शे वाले ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। घटना काफ़ी साल पहले की होने के कारण, जिस कारण उस समय गांव में काफ़ी कम लोग हुआ करते थे और बिजली भी नहीं मौजूद थी। मगर इस गांव में उस समय तक बिजली नहीं आई थी, जिस कारण रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर से 7 बजे हैं, गांव का कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए सन्नाटा पूरे रास्ते पर इतना फैला हुआ था कि हमारे रिक्शा चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अंधेरे में आगे का रास्ता देखने के लिए उस रिक्शा वाले ने अपने रिक्शा के आगे एक लालटेन लटका रखा था, जिसकी रोशनी में हल्का हल्का आगे का रास्ता दिखाई पड़ रहा था। करीब 20 मिनट रिक्शा चलने के बाद हम प्रकाश के घर पहुँचे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि प्रकाश अपने आंगन में खड़े होकर मेरे आने का ही इंतज़ार कर रहा था। प्रकाश को काफ़ी दिनों के बाद देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। प्रकाश भी मुझे देखकर काफ़ी खुश हुआ। उसके बाद मैं हाथ मुंह धोकर प्रकाश के साथ बैठकर काफ़ी सारी बातें करने लगा। प्रकाश अपने घर में अकेला ही रहता था। करीब 2 घंटे तक गप्पे लड़ाने के बाद प्रकाश ने कहा, भाई अब काफ़ी रात हो गई है, खाना वाना खाकर सो जाते हैं, तू काफ़ी थक गया होगा। इसके बाद हम खाना वाना खाकर सो गए। अगले दिन शाम को प्रकाश एक मरीज़ को देखने बाहर गया। जाते वक्त वो बोल गया कि आने में काफ़ी रात हो गई। प्रकाश के लगभग 3 घंटे हो गए और वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, जिस कारण मैं घर के आंगन पर बैठकर एक लालटेन जलाकर अपने साथ लाए किताब को पढ़ता हुआ प्रकाश का इंतज़ार कर रहा था और बीच बीच में आंगन में बैठे बैठे ही बाहर गेट की तरफ देख रहा था। अभी मैं लालटेन की हल्की रोशनी में किताब पढ़ ही रहा था कि तभी मुझे अचानक गेट खुलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गेट खुलने की आवाज़ सुनते ही मैंने जैसे ही गेट की ओर देखा कि एक आदमी गेट खोलकर चलते हुए मेरी ओर आ रहा है। उस आदमी के थोड़ा करीब आते ही मैंने उस आदमी से कहा, डॉक्टर प्रकाश घर पर नहीं है? मेरे ये बोलते ही उस आदमी ने कहा, हाँ मुझे पता है प्रकाश घर पर नहीं है, मैं प्रकाश से नहीं आपसे मिलने आया हूँ। आदमी का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था और उसकी आंखें अंदर
चुकी थीं, मानो वो आदमी काफ़ी सालों से बीमार हो। उस आदमी को देखकर मुझे याद आया कि कल रात वाकई प्रकाश ने मुझे इस आदमी के बारे में बताया था। इस आदमी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, मगर तरह तरह के टेस्ट करने पर यह पता नहीं चल पा रहा कि आखिर इसकी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है। खैर, उस आदमी की अपने पास खड़े होते ही मैंने उस आदमी से कहा, हाँ बैठिए, क्या काम है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने मेरे सामने रख के 2 चेयर में एक पर बैठ गया और मुझसे कहा, मैंने आपकी काफ़ी कहानियाँ पढ़ी है, आज मैं आपको एक कहानी बताऊँगा। कहानी ही नहीं, मेरी आप भी थी जो मेरे साथ घट रही है। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, मगर मेरे पास अब वक्त बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि किसी को मैं ये बताकर मरूँ। इतना बोलकर उस आदमी ने काफ़ी डरे हुए चेहरे के साथ अपने बगल में रखे खाली चेयर की ओर देखा। वो आदमी उस खाली चेयर को इस तरह देख रहा था कि मानो खाली चेयर में कोई बैठा हुआ हो। कुछ पल उस आदमी ने खाली चेयर की ओर देखने के बाद उस आदमी ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आप बीती सच्ची कहानी के तौर पर अपनी किताब पर लिखें, ताकि मेरी आप बीती, मेरी तकलीफ़ सारी दुनिया तक पहुँच सके। इतना बोलकर उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से 2 साल पहले मैं इस गांव से दूर शहर में काम करने गया था। तब मेरा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था और मेरा शरीर भी काफ़ी तंदुरुस्त था। पहले मैं होटल में रहकर ऑफिस में काम किया करता था, मगर एक दिन मेरी मुलाकात कमल नाम के व्यक्ति से हुई जो मेरे साथ ऑफिस में काम किया करता था। कमल के साथ बात करते करते मुझे पता चला कि वो भी दूसरे गांव से शहर काम करने आया है और वो भाड़े के घर में रहता है। कमल मेरे से ऑफिस में जूनियर था। कमल ने मुझसे अपने घर में रहने को कहा। इस पर मैंने भी सोचा कि अगर मैं उसके भाड़े के वाले घर में रहकर अगर आधा भाड़ा भी दे देता हूँ तो मेरे होटल का काफ़ी खर्चा बचेगा। इस पर मैंने भी कमल को हाँ बोल दिया। इसके बाद हम एक साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद कमल ने मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई, इतनी गहरी कि हमें एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता था। कमल से सीनियर होने के कारण कमल मेरी काफ़ी इज्जत करता था, मगर एक दिन रात को सोते वक्त अचानक कमल के सीने में काफ़ी तेज दर्द उठा। काफ़ी तेज दर्द उठने से मैंने तुरंत कमल को हॉस्पिटल ले जाना उचित समझा, मगर हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही कमल की डेथ हो गई। मगर मरते मरते कमल ने मुझसे कहा, सर मैं आपके बिना रह नहीं सकूँगा, पर मैं मरकर भी आपका आत्मा बनकर आपको इधर उधर देखता रहूँगा। और इतना बोलकर कमल मर गया, जिसके बाद मुझे कमल की आत्मा इधर उधर दिखनी शुरू हुई। वो हर रोज़ मेरे साथ ही रहती है, मेरे साथ खाना खाती है और मेरे साथ आती जाती है, और वो बार बार मेरे कानों में बोलता है कि मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। और आज भी वो मेरे साथ मेरे बगल वाली कुर्सी पर ही बैठा हुआ है। उस आदमी के ये बोलते ही मैंने जब उसके बगल वाली कुर्सी की ओर देखा तो सच में वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें लाल खून की तरह चमक रही थी। इस नज़ारे को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और मेरे हाथ पैर भी ठंडे होने लगे। इसका मतलब था कि उस आदमी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कमल की आत्मा धीरे धीरे मार रही थी। उस भूत को बगल में बैठा देख मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिससे वो हवा में गायब हो गया। और उस भूत के गायब होते ही उस आदमी ने कहा, घबराइए मत, यह आपको कुछ नहीं करेगा, ये बस मुझे मारकर मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाने आया है और 2 सालों से मैं थोड़ा थोड़ा हर रोज़ मर रहा हूँ। जिसके बाद वो आदमी चेयर से उठकर जाने लगा, मगर जैसे ही वो आदमी जाने के लिए बढ़ा, चांद की हल्की रोशनी में मैंने देखा, वो देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि चांद की हल्की रोशनी में उस आदमी की एक नहीं बल्कि 2 परछाई बन रही थी, एक आदमी पर और एक उस भूत कमल की, जो उस आदमी के कंधे में लटकता हुआ जा रहा था।
उस आदमी के जाते ही प्रकाश आ गया। प्रकाश के आने के बाद मैंने सारी बात प्रकाश को बताई। वो भी मेरी बात सुनकर एकदम चुप सा हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस दिन सुबह से ही सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक तो बारिश के चलते मैं काम पर नहीं जा पाया, ऊपर से पूरे गांव में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। और मौसम का तो ये हाल था कि दिन है या रात घड़ी देखे बिना बता पाना मुमकिन नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी ही नज़र आ रहा था। घर पर मैं अकेला था। दरअसल बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। खैर, पलंग पर बैठे बैठे मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। और पिछले 2-3 घंटों से मैं यही कर रहा हूँ। अभी मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा इस वक्त, यही सोचते हुए मैं पलंग पर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि सामने दूध वाले का बेटा खड़ा है। मैंने उससे चौंकते हुए पूछा, क्या वो छोटू, पापा कहाँ हैं? इस पर छोटू ने जवाब दिया, वो क्या है कि पापा की तबीयत खराब है। तो इस पर मैं बोला, ओ, अगर रात बिरात मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक फ़ोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। इतना बोलकर मैंने छोटू से दूध लिया और दूध को किचन में रखकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। दरअसल मैंने छोटू को ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एक वक्त पर छोटू के पिताजी ने मेरी बहुत मदद करी थी। खैर, घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 6:30 बज रहे थे। बारिश थोड़ी हल्की हुई थी, बंद नहीं। मन किया एक कप चाय पिया जाए, लिहाजा मैं किचन में गया और चाय बनाने लगा। चाय बनती ही मैं कप लेकर अपने कमरे में आ गया। बाहर अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, एकदम घना अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। खैर, कुछ ही घंटों में रात हो गई। लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि घर के भीतर मैंने एक मोमबत्ती जला रखी थी, मगर वो काफ़ी नहीं थी। अब ऐसे में खाना बनाना तो नहीं हो सकता था, तो मैंने सोचा कि आज भूखा ही सो जाऊंगा। वैसे भी एक वक्त का खाना नहीं खाने पर कोई नहीं मरता, लिहाजा मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया। और कमाल की बात तो ये थी कि बहुत जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आँख खुली तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने आँख मीचते हुए अपना फ़ोन देखा तो दूध वाले छोटू के पिताजी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से छोटू बोला, चाचा पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप ज़रा आ जाइए ना। इस पर मैं बोला, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम घबराओ मत। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रखा और दरवाजे पर ताला मारने के बाद साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते पर जितनी खामोशी थी उतना ही अंधेरा भी था। वो तो अच्छा हुआ कि निकलते वक्त मैंने एक टॉर्च रख लिया था। खैर, धीरे धीरे साइकिल चलाकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। उस गुप अंधेरे में टॉर्च की रोशनी कुछ हद तक ही मुझे रास्ता दिखा पा रही थी। खैर, 2-3 बार कीचड़ में फंसने के बाद जैसे तैसे मैं छोटू के घर पहुंचा। उसके पिताजी को बहुत तेज बुखार था।
तभी मैंने छोटू से पूछा। डॉक्टर को बुलाया तुमने? इस पर छोटू बोला। नहीं, डॉक्टर त्रिवेदी को फ़ोन किया था, मगर इस कीचड़ में वो आने को तैयार ही नहीं है। इस पर मैं बोला, रुको, मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर त्रिवेदी को। फिर मैं साइकिल लेकर डॉक्टर त्रिवेदी के घर पहुंचा। पहले तो उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया, मगर बहुत बार हाथ पैर जोड़ने के बाद वो तैयार हो गए। फिर मैं उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर छोटू के घर ले आया। उन्होंने छोटू के पिताजी को कुछ दवाइयाँ खिलाई और फिर बोले, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, चलो मुझे घर छोड़ दो। फिर मैंने डॉक्टर साहब को अपनी साइकिल पर बिठाकर उन्हें घर छोड़ दिया। मगर मैं जब डॉक्टर साहब को छोड़कर वापस लौट रहा था, तब उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, संभल कर जाना, ये रास्ता अच्छा नहीं है। मैंने उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और साइकिल लेकर सीधे बढ़ने लगा। रास्ता एकदम सुनसान था, जिस पर मेरा ध्यान अभी गया, क्योंकि भागा दौड़ी के दौरान मैंने इन सब चीज़ों पर उतना गौर ही नहीं किया था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी साइकिल की टायर पर कुछ फंस रहा हो। मैं साइकिल रोककर पीछे मुड़ा तो पाया कि साइकिल के पिछले चक्के में किसी के बाल फंसे हुए हैं। देखने से तो वो बाल किसी औरत के लग रहे थे। खैर, मैंने उतना तवज्जो नहीं दिया और चुपचाप साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था। अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी थी। खैर, मैं साइकिल चलाकर सीधे अपने घर पहुंचा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मगर मुझे अच्छे से याद है कि निकलते वक्त मैं ताला मारकर निकला था। एक पल को तो मैंने सोचा कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई, मगर दूसरे ही पल मैं जब घर में दाखिल हुआ तब मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि घर के भीतर मेरे कमरे में मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने चौंकते हुए अपनी पत्नी से पूछा, तुम अभी कैसे आई और बच्चे कहाँ हैं? इस पर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, अरे वो ट्रेन लेट थी और बच्चों को माँ ने कुछ दिनों के लिए अपने पास ही में रख लिया। इस पर मैं बोला, अच्छा ठीक है, पर मुझे बोल दिया होता, मैं आ जाता स्टेशन। फिर हम दोनों पलंग पर ही लेट गए, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अभी मैं सोने की नाकाम कोशिश कर ही रहा था कि तभी कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने आँख खोलकर देखा तो मेरी पत्नी पलंग पर से उठकर कहीं जा रही थी। मैंने कुछ बोला नहीं, बस उसे देखता रहा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर के मेन दरवाजे से होकर बाहर चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए ये बाहर क्यों जा रही है। मैं भी झटपट बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दबे पैर घर से बाहर निकल गया तो मेरी पत्नी उस ओर जा रही थी जिधर से अभी थोड़ी देर पहले मैं लौटा था। जहन में उमड़ते सवालों को लेकर मैं अपनी पत्नी के पीछे पीछे चले जा रहा था। मैं उसे आवाज़ नहीं दे रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर वो जा कहाँ रही है। चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी पत्नी बहुत लंबे लंबे कदम उठा रही है, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। चलते चलते अब मेरी पत्नी और मैं उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां डॉक्टर साहब को छोड़कर आते वक्त रास्ते में मेरी साइकिल के पिछले चक्के में किसी औरत का बाल फंस गया था। तभी मेरी पत्नी रास्ते के किनारे वाले जंगलों में घुस गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी जंगलों में और अंदर जा रही है।
बिना किसी अगर मगर के मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। तभी मुझे मेरे से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पेड़ के ऊपर 2-4 औरतें बैठी दिखी। उन औरतों का चेहरा इतना भयानक था कि मेरे बढ़ते कदम अपने आप ही रुक गए। मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी पत्नी को देखने लगा। मेरी पत्नी पेड़ के पास गई और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरा पूरा बदन कांप गया। मेरी पत्नी उस पेड़ पर चलकर उन बाकी औरतों के पास जाकर बैठ गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई इंसान पेड़ पर कैसे चल सकता है? मगर दूसरे ही पल जब मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो मुझे सारा मामला समझ आ गया, क्योंकि अब उस औरत का चेहरा पूरा बदल चुका था। वो मेरी पत्नी नहीं बल्कि कोई और थी। उसका भी चेहरा एकदम भयानक हो गया था। उन सभी औरतों के खुले लंबे बाल इतने घने और लंबे थे कि पेड़ के ऊपर से नीचे ज़मीन तक आ रहे थे। मैं डर गया और इस कदर डर गया कि मैं अपने पैर तलक उठा नहीं पा रहा था। मगर फिर भी जैसे तैसे मैं वहाँ से निकला और सीधे घर पहुँचा। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया। तब उसने बताया कि वो अपने मायके में है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र गांव के पंडित जी से किया तब उन्होंने बताया कि दरअसल वो औरत एक डायन थी जिसका बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंस गया था। डायन के बालों में ही उसकी जान बसती है, इसलिए वो मेरी पत्नी का रूप लेकर मेरी साइकिल के चक्के से अपना बाल छुड़ाने आई थी, क्योंकि डायन अपने बालों को इधर उधर नहीं छोड़ती। और उस पेड़ पर बैठी बाकी औरतें भी डायन थी। पंडित जी से ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया, मगर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बाल मेरी साइकिल के चक्के में फंसा कैसे। खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।